नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी एडीओ की क्लास है और क्विक रिवीजन की क्लास है। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है, पंचायतों की स्थायी समितियां। दोस्तों 1,00,000% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा। हालांकि आपने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो डाउट्स हैं उस पर आज नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमको चीज़ों को संभाल के रखना है। पहला चीज, रिवीजन बहुत तगड़ा करना है दोस्तों। आज से करेक्ट 15 दिन बचा है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। कम से कम चाहे किसी भी फील्ड से हो आप, अगर एग्जाम दिला रहे हो एडीओ का, तो कम से कम 6 से 7 घंटे का समय अभी पढ़ाई को देना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को इतना पुख्ता रखिए कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको ये पता होने चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। आप क्वेश्चन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जिससे आप अनभिज्ञ हो। ठीक है, आपको हर चीज का इल्म होना चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो उसी क्विक रिवीजन के फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है पंचायत की स्थायी समितियां। पूरी स्थायी समिति 2 चीजों पर टिकी है, सदस्य, अध्यक्षता और 2 समिति। कौन सी? सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो समितियों के कार्य, वो भी मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होके अपन रिवीजन करते हैं, पढ़ेंगे थोड़ा तेज। जहां पे अपने को यति देना है, यति मतलब जहां रुकना है वहां थोड़ा रुक के अच्छे से डिस्कशन करेंगे और क्लास को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि क्विक रिवीजन की क्लास है तो स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। चलिए दोस्तों, अध्याय 5 में है अधीनस्थ अधिकरण। ठीक है, तो मतलब आपके पंचायत के अंदर की समितियां। देखिए, एक इंट्रोडक्शन में बता दूं, जितनी भी बड़ी संस्था होती है वो अपने कार्य को बांट के काम करती है, वो अपने कार्य को अलग अलग समितियों में बांट के काम करती है। ठीक है, तो पंचायत भी अपने काम को समितियों के मध्य बांटती है। सेम संसद भी अपने काम को समितियों के मध्य बांटती है। आपके यहाँ भी शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है तो आप अलग अलग आदमी को अलग अलग काम देते हो, सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप अकेले कर सकते हो तो सिर्फ मॉनिटरिंग। तो सेम मॉनिटरिंग करती है कौन? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, अपनी अपनी समितियों का। तो ग्राम पंचायत और जनपद और जिला पंचायत 2 स्तर पढ़ना है। एक ग्राम पंचायत की समितियां होती है और एक होती है जनपद और जिला पंचायत की। जैसा जनपद और जिला पंचायत में दोनों में पूरा चीज सेम टू सेम है, इसीलिए दोनों को एक यूनिट बना के पढ़ना है। ठीक है, धारा 46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। पहला क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख किया गया है? धारा 46। और धारा 47 में किसका है? धारा 47 में आपका जनपद और जिला का स्थायी समिति किसमें है? धारा 47 में है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ये तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी। चलिए अब लाइन टू लाइन देखते हैं, है ना। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? अधिकतम 5। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 3, अधिकतम 5 स्थायी समितियां हो सकती है। ठीक है, किसी भी हालत में 5 से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायत में समितियों की संख्या किसी भी हालत में 5 से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम 3 होती है, अधिकतम 5 होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। स्थायी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें सौंपी जाए। स्थायी समितियां को जो पावर है, जो विषय है, वो कौन प्रदान करेगा? ग्राम पंचायत करेगी। यहां ना राज्य सरकार लेना है, ना जनपद लेना है, ना जिला लेना है। चूंकि ग्राम पंचायत की स्थायी समिति है, ग्राम पंचायत वहां पे मॉनिटरिंग बॉडी है, तो पूरे पावर और पूरे विषय कौन अलॉट करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। अधिकतम 5 समितियां हो सकती है, 5 से अधिक नहीं हो सकती। स्थायी समिति ग्राम पंचायत के स्थायी नियंत्रण में काम करेगी। समिति पर पूरा नियंत्रण कौन रखेगा? ग्राम पंचायत रखेगी। जब भी स्थायी समिति की बैठक होगी, अध्यक्षता करेगा
करेगा कौन? सरपंच। बैठक बुलाएगा कौन? सभापति। अध्यक्षता करेगा सरपंच। और वो स्थायी समिति में जो भी कार्यवृत्त किए गए हैं, जो भी काम किए गए हैं, उसको जब ग्राम पंचायत की बैठक होगी वहां उसको अनुमोदन किया जाएगा। यही चीज बोल रहा है कि स्थायी समिति ग्राम पंचायत के स्थायी नियंत्रण में। आप कुछ भी कर लो, लास्ट में मैटर कहां जाना है? ग्राम पंचायत में ही जाना है। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ग्राम पंचायत का सरपंच पदेन सभापति होता है सामान्य प्रशासन समिति का। ग्राम पंचायत का सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभा होता है। ग्राम पंचायत का उप सरपंच पदेन सभापति होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का। 2 समिति के आपको क्या मिल गए? सभापति मिल गए। कौन मिल गया? पदेन मिल गया। जो आदमी सरपंच था वही आदमी सामान्य प्रशासन समिति का क्या बन जाएगा? सभापति। जो आदमी उप सरपंच था वो बाय डिफॉल्ट कहां का सभापति बन जाएगा? शिक्षा समिति का सभापति बन जाएगा। ग्राम गौठान समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, है ना। कौन सी? ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति को अगर हटा दो तो हर समिति में 4 सदस्य होंगे और एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है और एक पंच एक ही समिति का सभापति हो सकता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा, है ना। तो एक चीज याद रखना, ये 2 चीज तो आपको समझ में आ गई। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से कूट बनेगा कि भैया स्थायी समिति सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? पंचायत प्रमुख। ग्राम पंचायत में सरपंच, जनपद में जनपद अध्यक्ष, जिला में जिलाध्यक्ष। शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होता है? उप प्रमुख। ग्राम पंचायत में उप सरपंच, जनपद में कौन? उपाध्यक्ष, जिला में कौन? उपाध्यक्ष। 2 समिति के आपको सभापति मिल गए। बाकी समिति के सभापति कैसे मिलेंगे? वो जो सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, उन लोग अपने में से एक को क्या चुन लेंगे? सभापति। ठीक है, 2 समिति के बाय डिफॉल्ट मिल गए, बाकी 3 समिति बची। इन समिति के सभापति कौन बनेंगे? सदस्य लोग अपने में से एक आदमी को सभापति चुन लेंगे। एक पंच है वो अधिकतम 2 समिति का ही सदस्य हो सकता है और एक समिति का सभापति हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पंच है वो इस समिति का भी सभापति, उस समिति का भी सभापति। नहीं, सभापति एक ही समिति का बनेगा लेकिन सदस्य 2 जगह रह सकता है। और एक समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक समिति में अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब आपको पता है ग्राम पंचायत में कितनी समिति होती है दोस्तों? अब आप बोलोगे सर कैसे? इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं। ग्राम पंचायत में कितनी समिति होती है? 5, है ना। ग्राम पंचायत की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 10 से 20, है ना। अब ये 5 समिति में सबको भेजना है तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, हाँ, 5 चौक 20। तो एक समिति में अधिकतम कितने लोग जा पाएंगे? 4 ही ना लोग जा पाएंगे। ठीक है, पर कोई आदमी अधिकतम 2 समिति का ही सदस्य होगा। ठीक है, समिति में एक, इसीलिए ग्राम गौठान समिति को छोड़ दोगे तो बाकी समिति में 4 सदस्य होंगे और एक पंच एक समय में 2 से अधिक समिति का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं समझने के लिए आपको बताया ओवरव्यू। प्रत्येक समिति 2 विषय विशेषज्ञ को समिति के सम्मेलन हेतु आमंत्रित कर सकती है, परंतु ऐसे विशेषज्ञों को सम्मेलन में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। कई चीजें ऐसी होती है जो होती है स्टैटिक, वो बदलेगी नहीं। भैया आपको किसी भी संस्था में वोट देना है तो आपको उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। आप संसद में चले जाओ, राज्य विधानमंडल में चले जाओ, ग्राम पंचायत में चले जाओ, स्थायी समिति में चले जाओ, आप बैठ सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो आप वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप सदस्य नहीं हो। तो वही चीज बोल रहा है कि भैया आप विशेषज्ञ 2 विशेषज्ञ को ले आइए। कितने विशेषज्ञ को? अधिकतम 2 विशेषज्ञ को ले आइए जो उस समिति के काम से जानकारी रखते हो। उन लोग बैठेंगे, बोलेंगे, सलाह देंगे, लेकिन जब फाइनल वोटिंग करना आएगा कि इस काम को करना है या नहीं करना है तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? वो सदस्य है ही नहीं जी, वोट नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब मान लो शिक्षा समिति है। शिक्षा समिति है तो गांव में कोई बहुत पढ़ा लिखा जबरदस्त आदमी है जो बहुत जानकारी रखता है, तो उसको शिक्षा समिति की बैठक में बुला लेंगे। भैया शिक्षा से संबंधित सुझाव दीजिए। वैसे 2 लोगों को बुला सकते हो, वो सुझाव देगा, बोलने का हक दोगे तभी सुझाव देगा, तो वो बोल सकता है, सुझाव देगा, लेकिन फाइनल जब वोटिंग की बारी आएगी तो वोट नहीं देगा क्योंकि वो सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इसमें और देख लेते हैं। अब आपका ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समिति होती है? ठीक है,
ठीक, ग्राम पंचायत में। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा? सामान्य प्रशासन। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति। उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति। शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण, ये 2 समिति हो गई। ठीक, उसके बाद कृषि, है ना, कृषि राजस्व और वन समिति। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या होगा? निर्माण विकास समिति। ठीक है, अगला क्या होगा? ग्राम गौठान समिति। ये 5 समिति हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नाम एज इट इज याद कर लीजिए। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, कृषि राजस्व वन समिति, निर्माण विकास समिति और ग्राम गौठान समिति। ठीक, अब ये जो समिति है सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है, इसका जो सभापति होगा, कौन होगा? सभापति। बाय डिफॉल्ट कौन होगा? सरपंच, पंचायत प्रमुख। सरपंच हो गया, इसका क्या हो गया? सभापति। ठीक है, अब इसमें सदस्य कहां से आएंगे? ये जितनी समितियां हैं, बची हुई 4 समितियों के जो सभापति लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट किसके सदस्य हो जाएंगे? सामान्य प्रशासन समिति के। तो सामान्य प्रशासन समिति एक ऐसी समिति है जो बाय डिफॉल्ट बन जाती है। सभापति बन गया बाय डिफॉल्ट कौन? पंचायत प्रमुख। और बाकी 4 समितियों के जो सभापति बने हैं उन लोग बाय डिफॉल्ट सामान्य प्रशासन समिति के क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, पहली समिति बन गई। शिक्षा समिति में बाय डिफॉल्ट कौन होता है? उप प्रमुख, मतलब उप सरपंच। ये बाय डिफॉल्ट इसका क्या हो गया? उप सरपंच। इसका बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? सभापति हो गया। अब शिक्षा समिति में एक महिला का होना जरूरी है, आपको एक महिला रखनी है और एक आदमी एसटी या एससी से होना जरूरी है। ठीक है, और बाकी कौन रह जाएंगे? बाकी इसके पंच रहेंगे। पंच में से ही आपको एक महिला को चुनना है, एक एसटी एससी को चुनना है। ठीक है, तो ये शिक्षा समिति बन गई। उसके बाद कृषि राजस्व और वन समिति, इसका जो सभापति है, सदस्य लोग अपने में से एक आदमी को चुन लेंगे। ठीक है, निर्माण और विकास समिति, इसका जो सभापति है, सदस्य लोग अपने में से चुन लेंगे। ग्राम गौठान समिति, इसका गठन भी अलग टाइप से होता है पर इसमें सदस्य ज्यादा होते हैं, अपने में से एक को क्या चुन लेंगे? सभापति। तो समझ में आ गया, सामान्य प्रशासन समिति बाय डिफॉल्ट बनने वाली समिति है। प्रमुख कौन होगा? पंचायत प्रमुख। सदस्य कौन होंगे? बाकी सभी समिति के सभापति। शिक्षा और स्वास्थ्य समिति में कौन होता है बाय डिफॉल्ट? उप प्रमुख बन जाएगा, है ना। इसमें एक महिला रखनी जरूरी है, एक एसटी एससी रखना जरूरी है, ये भी हो गया। इन बाकी समितियों का कौन चुनेंगे? अपने में से चुन लेंगे। ठीक है, यही चीज जनपद में होगा, यही चीज जिला में होगा, इसलिए बढ़िया से मैं आपको समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, सभी समिति में आप 2 ऐसे लोगों को जिसको उस समिति के विषयों का विशेष ज्ञान है उसको बुला के पूछ सकते हो, भैया हम लोग ऐसा कर रहे हैं, राय दीजिए। वो राय देगा। राय को मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, वो वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ग्राम गौठान समिति को छोड़कर, है ना, ग्राम गौठान समिति को छोड़कर हर समिति में 4 सदस्य होंगे और एक पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। दोस्तों ये सब कूट में पूछेगा, इसीलिए बता रहा हूं। ग्राम पंचायत आवश्यकता अनुसार समिति के बैठकों में शासकीय अधिकारियों को आमंत्रित कर सकती है, उन्हें भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। विशेषज्ञ लोग हैं उनको भी बुला लो, 2 विशेषज्ञ को बुला सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वैसे ही शासकीय अधिकारियों को भी बुला सकते हो, यहां शासकीय अधिकारियों की संख्या नहीं दी गई है, शासकीय अधिकारियों को भी बुला सकते हो। उन लोग बैठेंगे, बात करेंगे, राय देंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। बिना सदस्यता के कोई भी वोट नहीं दे सकता। ठीक है, निःशक्त व्यक्ति ऐसी समिति का सदस्य होगा जैसा राज्य सरकार तय करे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भैया आपको पता है ना, पंचायत में निःशक्त व्यक्ति को भी मनोनीत करते हैं और किसी भी दशा में उनका कार्यकाल 1 वर्ष से कम का नहीं होगा। तो भैया निःशक्त व्यक्ति जो पंचायत में मनोनीत किए हो या जीत के आया है, वो कौन सी समिति का सदस्य होगा ये डिसाइड करेगी राज्य सरकार। क्यों? क्योंकि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, समितियों को हैंडल कर रही है, समितियों को मॉनिटर कर रही है ग्राम पंचायत, लेकिन निःशक्त व्यक्ति कौन सी समिति का सदस्य होगा ये डिसाइड करेगा
राज्य सरकार। एक पंच 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, ठीक है, 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, किंतु वह किसी एक समिति का ही सभापति बनेगा। इस चीज को समझिए, है ना। जैसे हमारे राम भैया हैं, जैसे हमारे राम भैया है, राम भैया कृषि समिति में भी है और राम भैया निर्माण और विकास समिति में है, ठीक है, निर्माण और विकास समिति में है। 2 समिति के सदस्य हैं, लेकिन ये दोनों समिति में से किसी एक ही समिति के सभापति बनना चाहे तो बन सकते हैं। दोनों समिति के सभापति नहीं बन सकते। दोनों समिति के बनेंगे तो बैठक को कैसे हैंडल करेंगे? तो सभापति एक जगह बनेगा, सदस्य 2 जगह रह सकता है ना। एक पंच 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, किंतु एक ही समिति का सभापति होगा। प्रत्येक समिति के सभापति समिति के सम्मेलन की तारीख तय करते और सम्मेलन बुलाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत में समिति का सभापति ही समिति की बैठक की तारीख तय करेगा, बैठक को बुलाएगा भी, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। ये चीज याद रखिए, है ना। समिति के सभापति बैठक बुलाएंगे, बैठक बुला लिए, सब चीज हो गया, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। सरपंच नहीं तो उप सरपंच करेगा, है ना। प्रत्येक समिति के सम्मेलन में प्रश्नों पर निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी विषय पर बराबर मत होता है तो अध्यक्षता करने वाला आदमी निर्णायक मत देता है। कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ते आ रहे हैं, जो पीठासीन आदमी होता है, जो चेयर लगा के ऊपर बैठा है, जो शांत रहिए बोलता है, सामान्य परिस्थिति में वो कभी भी वोट नहीं देता। वो वोट तभी देगा जब ड्रॉ हो जाएगा, और उसके वोट को क्या बोलेंगे? निर्णायक मत। मान लो समिति में, शिक्षा समिति में ही कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन में ये मेनू शामिल करना है, ये मेनू शामिल करना है, लोग बराबर वोट पे फंस गए, तो भाई अब निर्णायक आदमी, अध्यक्षता कौन कर रहा है वहां पे? सरपंच कर रहा है। तो अध्यक्षता करने वाला आदमी क्या देगा? निर्णायक मत, कि भैया मैं ये चीज को समर्थन करता हूं, ये मेरा वोट है, और निर्णायक मत से ही क्या होगा? फिर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। स्थायी समितियां, पहला सामान्य प्रशासन समिति, बिना पढ़े बता रहा हूं, पूरा मैनेजमेंट का कार्य, पूरा मैनेजमेंट का कार्य, अकाउंटिंग का कार्य कौन करेगा? सामान्य प्रशासन समिति, है ना। आपके घर में सामान्य प्रशासन समिति होती है, आपकी मम्मी पूरा मैनेज करेगी, पूरा अकाउंटिंग करेगी, कहां कैसे पैसा खर्चा करना, पूरा सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति, रिवाइज कर लो, बाय डिफॉल्ट समिति बोलना है इसको। बाय डिफॉल्ट इसलिए बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट सभापति आ गया और बाय डिफॉल्ट बाकी समितियों के पूरे सभापति इसके सदस्य बन गए। सामान्य प्रशासन बाय डिफॉल्ट। ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाएं, है ना, मतलब यहां पे पूरा मैनेज करना है इसको, ठीक है, पूरा मैनेज करना है सामान्य प्रशासन को, है ना। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन, दोस्तों यहां अनुमोदन बोल रहा है, मतलब अप्रूव करना है, सिर्फ अप्रूव करना है। लास्ट फाइनल अप्रूव कौन करेगा? ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति करेगी। अकाउंटिंग वाला कार्य, बजट, लेखे, कराधान और अन्य वित्तीय विषय, पूरा अकाउंटिंग वाला, जहां भी बजट, लेखे, लेखांकन, कराधान आएगा, सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ये भी सामान्य प्रशासन समिति, मैनेज करना है पूरे कोऑपरेटिव को, ठीक है। ग्राम पंचायत को समुदेशित किए गए किसी अन्य समिति को आवंटित ना किए गए समस्त विषय, ऐसे विषय जो किसी भी समिति को ना मिला हो, वो बाय डिफॉल्ट किसको मिल जाता है? सामान्य प्रशासन समिति को। जब भी हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेता है, सभी मंत्रियों को विषय बांट देगा, और जो विषय किसी को नहीं बांटा है वो किसके पास चल जाएगा बाय डिफॉल्ट? मुख्यमंत्री के पास। तो सेम चीज कि सामान्य प्रशासन समिति जो किसी को नहीं मिला है वो इसको मिलेगा, क्योंकि यही सबसे मुख्य समिति है बाय डिफॉल्ट। मैनेजमेंट याद रखना, मैनेजमेंट और पूरा अकाउंटिंग कौन करेगा? सामान्य प्रशासन समिति। अब एक स्टूडेंट ने पूछा, है ना, कि सर पंचायती राज अधिनियम में यह कहा गया है कि जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ही विपत्तियों से लड़ेगी, आपदा से लड़ेगी। हम भी पढ़े भैया, अरे यार ये तो सही है, पर उसके ही नीचे की उपधारा 2 में कहा गया था कि सामान्य प्रशासन समिति के विषय को दूसरे समिति को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो उसके आपदा से लड़ने वाले जितने भी कालखंड है उसको शिक्षा समिति को हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति हो गया। दूसरा समिति, यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, समाज कल्याण, जितने भी अच्छे अच्छे काम करने हैं वो पूरी करेगी आपकी शिक्षा
स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सभी विद्यालयों का निरीक्षण शिक्षा के अंतर्गत आ गया। अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति तथा सहायता शिक्षा के अंतर्गत आ गया। विशेष कार्यक्रम खेलकूद शिक्षा के अंतर्गत आ गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्यता तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य के अंतर्गत आ गया। प्रत्येक मास की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति शिक्षा के अंतर्गत आ गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण स्कीम स्वास्थ्य में आ गया। ठीक है, परिवार कल्याण स्कीम है ना। केंद्रों का निरीक्षण तथा इनकी उपस्थिति का प्रमाणन। अस्पताल को भी निरीक्षित करना है। सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गों के लिए काम करना, समाज कल्याण आ गया। तो भैया शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, और जो वहां पे अभावग्रस्त लोग हैं उनको योजना का लाभ दिलाना, उनके लिए काम करना, समाज कल्याण करना, वो किसमें आएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति में। यथा नाम तथा गुण कल्याण स्कीमों का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना। अब देख लो, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? 30 साल के ऊपर की शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें आईसीडीएस, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी तथा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम सभी कल्याण स्कीमों को प्रोत्साहित और निरीक्षित करना। मतलब स्वास्थ्य से और समाज कल्याण से पूरे काम कौन करेगी? शिक्षा समिति। शिक्षा का तो काम करेगी ही करेगी। समाज कल्याण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तथा उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे है, पूरा समाज कल्याण का काम। ठीक है, यहां पर शिक्षा समिति के पास कोई भी विपदा से लड़ने की ताकत नहीं है। विपदा से लड़ने की ताकत है जनपद पंचायत के पास, और जनपद पंचायत की शिक्षा समिति ग्राम पंचायत में विपदा आएगी तो काम करेगी। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। 2 विषय का पढ़ लिए दोस्तों, है ना। फिर से यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण कृषि, राजस्व और वन समिति। ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि से संबंधित काम, कृषि समिति। भूमि विकास, संरक्षण, उन्नत बीज उद्योग की कृषि का काम। डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, लघु सिंचाई कृषि का काम। श्रम, राजस्व, 20 सूत्री कार्यक्रम कृषि का काम। वन, सामाजिक वानिकी उद्यान वन का काम। ठीक है, लघु वनोपज तथा विकास अन्य वानिकी वन का काम। ठीक है, तो यहां पे कृषि और वन दोनों को एक रख लेना, और राजस्व भी इसमें इंक्लूड है। यथा नाम तथा गुण, आपको देख लो, जो लिखा है वही काम करना है। ठीक है, जो लिखा है वही काम करना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम किस में आएगा? कृषि समिति में आएगा। बाकी आपका राजस्व तो लिखा ही है। सामाजिक वानिकी उद्यान, ये भी लघु वनोपज, ये भी किसमें? कृषि में ही आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। अगला, निर्माण तथा विकास समिति। नाम से पता है कि कुछ ना कुछ बनाएंगे और विकास करेंगे, है ना। यथा नाम तथा गुण कार्य, अभिन्यास, लेआउट की योजना, मतलब जो घर बन रहा है उसका लेआउट। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भविष्य में निर्माण, अपनी स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव, बजट तथा कार्यान्वयन, सभी प्रकार की स्कीमों और कार्यक्रम, संचार में सुधार, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में योजना प्रबंध, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, ग्राम कुटीर तथा खाद्य उद्योग के लिए विकास पर विशेष जोर, विशेषता महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और पार्क बनाना है। तो यहां पे जो भी बनेगा, जो भी चीज निर्माण होगा, उसका काम कौन करेगा? निर्माण समिति। विकास के लिए भी कौन काम करेगा? विकास समिति। देख लो, अभिन्यास, लेआउट बनाना है, निर्माण। ग्रामीण विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ठीक है, ये भी किस में आएगा? आपका निर्माण और विकास में। भविष्य में निर्माण हेतु अपनी स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव, पंचायत को यही प्रस्ताव देगी कि वहां स्कूल भवन बनवा दो, वहां ये भवन बनवा दो, प्रस्ताव निर्माण का ये देगी। बजट तथा कार्यान्वयन, बजट भी बना के देगी, इतना पैसा लगेगा, है ना। सभी प्रकार की स्कीमों और कार्यक्रम, जो भी निर्माण से संबंधित स्कीम है उसको, कार्यक्रम को चलाना है। संचार में सुधार, जो भी संचार में रोड के लिए, जो भी संचार के लिए चीजें हैं उसको सुधार करना है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजना प्रबंध, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का क्या करना है? परिवेक्षण, निर्माण कार्यों को मॉनिटरिंग करना है। फाइनल अप्रूवल कौन देखता है? सामान्य प्रशासन समिति। बनाएगा कौन? ये फाइनल अप्रूवल सामान्य प्रशासन। ठीक है, अब ग्रामीण कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इसके लिए भी, ग्रामीण कुटीर उद्योग, खाद्य उद्योग के लिए भी काम करना है, जिसमें महिला और बच्चों के लिए उद्यान भी बनाना है। बनाना है मतलब निर्माण। अगला, ग्राम गौठान समिति। ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम के पशुओं के संवर्धन के लिए ग्राम गौठान समिति का निर्माण तथा संचालन। अब ग्राम गौठान मतलब ये पूरा
गाय और उसके प्रोडक्ट से संबंधित है। अभी गौठान चल रहा था, नरवा गरवा घुरवा बारी, उसी से संबंधित समिति है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अगला 5 समिति समझ में आ गया, कार्य समझ में आ गया। ठीक है, स्थायी समिति के सम्मिलन के लिए गणपूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। गणपूर्ति तत्सम समिति का गठन करने वाले कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से होगी। गणपूर्ति मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बिना बैठक चालू नहीं होगी। ठीक है, तो गणपूर्ति कितनी होगी? 1/2 मतलब 50%। अगर गणपूर्ति नहीं होगी तो अध्यक्षता करने वाला आदमी सम्मेलन को क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। क्यों? क्योंकि उतने आदमी आए नहीं है जितने की जरूरत है। फिर क्या होगा? अगले दिन सम्मेलन होगा, किसी भी दिन जो निश्चित दिन है उस दिन सम्मेलन करेंगे, लेकिन वो स्थगित वाले सम्मेलन में वापस गणपूर्ति नहीं देखी जाएगी। जितने लोग भी आएंगे उतने लोगों के साथ बैठक चालू किया जाएगा। ये हर जगह है। स्थगन वाले सम्मेलन में गणपूर्ति नहीं देखी जाती। ठीक है, चलिए, गणपूर्ति नहीं होने पर क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित सम्मेलन की सूचना ग्राम पंचायत के मुख्यालय में लगाई जाएगी कि ये जो सम्मेलन है वो स्थगित हो गया है, इसका नया डेट कब है ना। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लो एक बार आप लोगों को बुलाए, लोग नहीं आए, आप बोले ठीक है नहीं आए, स्थगित कर दो। अगली बार भी नहीं आए, फिर स्थगित कर दो, फिर नहीं आए, स्थगित। ऐसे में तो काम ही नहीं होगा भैया। एक बार मौका दो, बुलाओ, अगर आ गए तो ठीक, नहीं तो स्थगित। अगले बार जितने लोग आएंगे उतने में ही बैठक चालू कर दो, पर किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। जो पुराना विषय था उसी पे बात होगी, है ना। गणपूर्ति ना होने पर कोई नया विषय विचार में नहीं लाया जाएगा। अब मान लो वन समिति की बैठक थी, है ना, कृषि वन राजस्व समिति की बैठक थी। अब इसमें यह था कि हमारे यहाँ जो आम का बगीचा है उसमें जो आम फल है उसकी नीलामी किसको करनी है, उसको बेचना कैसे है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब बैठक बुलाए, गणपूर्ति नहीं हुआ, गणपूर्ति नहीं हुआ, स्थगित हो गया। स्थगित बैठक वापस आयोजित हुई तो उसमें गणपूर्ति नहीं देखा जाएगा, है ना। लेकिन आज का विषय क्या था कि आम के बगीचे का आम कैसा बेचना है, तो उसी पे विचार किया जाएगा। कोई नए विषय पर जो एजेंडे में नहीं था उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी फटाक से खत्म हो गया, है ना। ये सब क्वेश्चन बनेंगे। स्थायी समिति के सम्मेलन के लिए अध्यक्षता बुलाता कौन है? बुलाता सभापति है, इकट्ठा सभापति करेगा। सेम वैसे ही कि भैया पूरे सेना को तैयार करेगा सरपंच, युद्ध किसके नाम से लड़ेंगे? राजा के नाम से। तो सेम बुलाएगा कौन? सभापति, समिति का सभापति बुलाएगा। और अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच। प्रश्नों पर निर्णय, अगर वहां पे जो बात चल रही है उस पर निर्णय कैसे होगा? विषयों पर निर्णय। समिति के समक्ष लाए गए सभी प्रश्नों पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। अब बोल रहे हैं आम को कैसे बेचना है, तो एक बोल रहा है नीलाम करवा दो, एक बोल रहा है कि फुटकर बेच दो। ठीक है, तो भैया ये दोनों में ड्रॉ हो गया तो मतदान से, बहुमत से निर्णय होगा। और बहुमत में भी टाई हो गया तो अध्यक्षता करने वाला आदमी निर्णायक मत दे देगा। ठीक है, मतों की समानता होने पर अध्यक्षता करने वाला क्या देगा? निर्णायक मत देगा। ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण, अब आती है यहां पे बात। समिति कितना भी उड़ ले, अंतिम कहां पे होगा नियंत्रण? ग्राम पंचायत में होगा। स्थायी समिति में ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा। ठीक है, याद रखना, स्थायी समिति में नियंत्रण ग्राम पंचायत का होता है, राज्य सरकार का नहीं, है ना। स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय को ग्राम पंचायत के अगले सम्मेलन में ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। अब अभी अपन बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे जी? वन समिति की। वन समिति बोलता है कि गांव में बहुत बड़ा बगीचा है, किसका? आम का। तो इस साल आम को कैसे बेचना है? नीलाम करना है, खुली बोली लगवाना है, कि किसी एक फुटकर आदमी को बेच देना है? तो इन लोग बोले खुली बोली लगवा दो। अब खुली बोली लगवा दे, रजिस्टर में पूरा एंट्री हो गया। पूरा एंट्री होने के बाद जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक, उसके समिति की बैठक के बाद जो अगली बैठक ग्राम पंचायत की होगी, वहां यह प्रस्ताव जाएगा, है ना। और वो प्रस्ताव को क्या किया जाएगा? ग्राम पंचायत पुष्टि करेगा कि हां भाई नीलाम करवा दो, तब नीलाम होगा। इन लोग कितना भी काम कर ले, फाइनल डिसीजन किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास। यह चीज याद रखिएगा। ठीक है, सभी स्थायी समिति में ग्राम पंचायत का नियंत्रण होगा। स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय को ग्राम पंचायत के अगले बैठक में ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। देखिए, ग्राम सभा मतलब गांव के पूरे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम है। ग्राम पंचायत मतलब पंच, उप सरपंच और पंच, उप सरपंच और सरपंच। समिति मतलब समिति के सदस्य, जो ग्राम पंचायत के सदस्यों से ही मिलकर बना है। तीनों अलग अलग चीज है। समिति वाले काम कर लिए, बैठक को दे दिए ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में कौन है? सरपंच, उप सरपंच और पंच। तो इन लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि उसको फाइनल अप्रूवल देना है या नहीं। तो फाइनल अप्रूवल किसके पास रहता है? ग्राम
पंचायत के पास, और ग्राम पंचायत उस निर्णय में कुछ बदलना चाहे, निर्देशित करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है, चलिए अब समिति के सचिव कौन होते हैं? सभी समिति का एक सचिव होगा। सचिव कौन होता है? सरकारी आदमी। ठीक है, सचिव कौन होगा? सरकारी आदमी, जो पूरी बैठक लिखेगा, है ना, तारीखें बताएगा, बैठक लिखेगा और सबके सिग्नेचर लेगा। बाबू आदमी जो पूरा लिखा पढ़ी करेगा। सामान्य प्रशासन समिति का सचिव, जिसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। प्रमुख कौन? पंचायत प्रमुख। सदस्य कौन? बाकी सभी समिति के सभापति लोग इसके सदस्य होते हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का ही सचिव, है ना, ग्राम पंचायत का सचिव ही सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होता है। दूसरा, निर्माण तथा विकास समिति का, इसमें भी सचिव कौन होगा? ग्राम पंचायत का ही सचिव, निर्माण तथा विकास समिति का। अब देखो, जैसा ये दोनों का आप लोग याद रख लेना कि इन दोनों का ग्राम पंचायत सचिव ही रहेगा। अब जो जो समिति का बदलेगा वो कैसे बदलेगा? उस आदमी को रखेंगे जो उस समिति के कार्य से संबंधित हो, उसी को सचिव बनाएंगे। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, शिक्षा भी देगा, स्वास्थ्य का भी काम करेगा और सबके कल्याण के लिए। अब ये लोगों को आप देखो, इन लोगों का काम ये समिति के काम से मिलता जुलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बना दो, जो आंगनबाड़ी की मैडम होती है, वो किससे जुड़ी हुई है? वो शिक्षा से भी जुड़ी है, स्वास्थ्य से भी जुड़ी है, समाज कल्याण से भी जुड़ी है। बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को टीका लगवा रही है, कोई भी योजना का लाभ ग्रामीणों में फैला रही है। ठीक है, एएनएम मतलब आपके जो नर्स होते हैं ना, नर्स, उन लोग स्वास्थ्य से जुड़े हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी, वो आदमी जिसका आप लोग एग्जाम दोगे, कौन? ADEO। ये आदमी कौन सी समिति का सचिव होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। सर, एडीओ तो शिक्षा और स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा है, बिल्कुल नहीं जुड़ा है, लेकिन एडीओ का काम है ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को लागू करना और विकास करना। तो ये पूरी तरह समाज कल्याण से जुड़ा है। ठीक है, तो एडीओ किसका रहेगा? सचिव, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति। यही एडीओ किसको? स्वयं सहायता समूह को ग्रेडिंग देता है, तभी स्वयं सहायता समूह को क्या मिलता है? चक्रीय निधि मिलता है। ठीक है, चलिए तीन समिति के सचिव देख लिए, है ना। अगला समिति देख लो, कृषि पशुपालन और मत्स्य, कृषि पशुपालन और वन समिति, है ना। कृषि राजस्व और वन समिति होगा ये, है ना, यहां गलत टाइप हो गया है। चौथा समिति कृषि राजस्व और वन समिति, कृषि राजस्व और वन समिति। ठीक है, ग्राम पंचायत में यही समिति होती है, कृषि राजस्व और वन समिति। ठीक है, कृषि राजस्व और वन समिति। अब इसमें कौन होगा? ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि से संबंधित है। सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी, ठीक है, यह किससे संबंधित है? पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, गलत बोल दिया क्या मैं? ठीक है, हाँ यहां पे ठीक कृषि पशुपालन, सॉरी इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति। तो इसमें कृषि से संबंधित आदमी और पशुपालन से संबंधित आदमी रहेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंदर कौन आएगा? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो एग्रीकल्चर वाले लोग बनते हैं, या फिर सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, वो आदमी जो गांव के पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर होते हैं ना, उन लोगों को इसका क्या बनाया जाएगा? सचिव बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उनके विभाग से संबंधित है। राजस्व और वन समिति, तो राजस्व में कौन होता है? पटवारी, और वन में कौन होता है? वन रक्षक। तो पटवारी या वन रक्षक को इस समिति का क्या बनाया जाएगा? सचिव बनाया जाएगा। ग्राम गौठान समिति, ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्राम गौठान समिति का क्या होगा? सचिव होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो आदमी जिस कार्य से संबंधित है उसी समिति का सचिव बनाया जाएगा। पर
ग्राम गौठान समिति का पंचायत सचिव रहेगा और सामान्य प्रशासन समिति का भी रहेगा और निर्माण और विकास समिति का भी सचिव यही रहेगा। बाकी सब अपने कार्य के हिसाब से। किसी समिति में एक से अधिक सचिव होने पर जिला कलेक्टर तय करेंगे कि समिति का सचिव कौन होगा। अगर मान लो किसी समिति में एक से अधिक सचिव हो गए या एक से अधिक लोग क्वालिफाई हो रहे, तो फिर कलेक्टर तय करेगा किसको सचिव बनाना है ना। स्थानीय समिति का सम्मेलन, प्रत्येक स्थायी समिति का सम्मेलन प्रत्येक माह में एक बार होगा। याद रखिए, ग्राम पंचायत की भी बैठक प्रत्येक माह में एक बार, समिति की भी बैठक प्रत्येक माह में एक बार, ठीक है। और ग्राम सभा की साल में कितने बार? 6 बार, ठीक है। चलिए, प्रत्येक स्थायी समिति का सम्मेलन प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा। समिति के सम्मेलन की तारीख समिति के सभापति द्वारा तय की जाएगी, है ना। समिति के सम्मेलन की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 3 दिन पहले। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, ठीक है। समिति के सम्मेलन की तारीख इस प्रकार तय की जाएगी कि 2 समिति का एक ही दिन बैठक ना हो, अलग अलग दिन बैठक हो, ताकि सब लोग बैठक में शामिल हो सके। अब राम भैया कृषि और वन समिति के भी है और शिक्षा समिति के भी है, दोनों समिति का एक ही दिन बैठक हो गया तो कहां जाएगा। इसीलिए यह कोशिश किया जाएगा कि समिति की बैठक ऐसे तय की जाए कि जो सदस्य है वो उपस्थित हो सके। सूचना कितने दिन पहले? 3 दिन पहले दी जाएगी कि इस दिन बैठक है, ग्राम पंचायत में चस्पा कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि, कामकाज और संचालन की प्रक्रिया नियम 1994। धारा 1 में क्या है? ये समिति से संबंधित नियम है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, 2 में परिभाषा, हमेशा वही रहता है। 3 में क्या है? स्थायी समितियां। 4 में स्थायी समितियों के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? ग्राम पंचायत की अवधि मतलब 5 साल। अगर ग्राम पंचायत बीच में भंग हो गई, फिर से नई ग्राम पंचायत बनी है, तो शेष अवधि के लिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की जो अवधि होगी, आकस्मिक रिक्तता पर जल्द से जल्द भर लिया जाएगा। स्थायी समिति के सचिव अभी पढ़ लिए। सम्मेलन कितना? महीने में एक बार, ठीक है। सम्मेलन का सभापति कौन होगा? सम्मेलन का सभापति होगा आपका सरपंच, ठीक है। गणपूर्ति आधे सदस्य 1/2, बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। कतिपय मामलों में विनिश्चय और निर्णय मतलब जहां पे ड्रॉ हो गया अध्यक्षता करने वाला देगा। ग्राम पंचायत के नियमों का लागू होना, पूरे समिति में जो नियम चलेगा वो ग्राम पंचायत का ही नियम चलेगा। कार्यवृत्त को कौन लिखेगा? पूरे कार्यवृत्त को लिखेगा सचिव और ग्राम पंचायत की अगली बैठक में रखवाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण, पूरे समितियों पर नियंत्रण रहेगा ग्राम पंचायत का, निरसन और हटाना, ठीक है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समिति, है ना। धारा 47 के तहत जनपद और जिला पंचायत में स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। किसके तहत? धारा 47 के तहत जनपद और जिला पंचायत में स्थायी समितियां बनाई जाएगी, ठीक। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है यहां तक? हालांकि हम थोड़ा तेज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन है। जहां जहां रुकना है, समझाना है, मैंने बिल्कुल एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, डाल रखा है। और जो भी वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों, हमारे साथ हमारे संस्था के द्वारा यूट्यूब पर पूरा प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है। कल परसों में एक नया प्रैक्टिस सेट 2 हो चुके हैं, तीसरा लाएंगे। और टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन भी कराया जा रहा है और 30-40 क्वेश्चन करके टॉपिक का भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हर वीडियो को देखिए, है ना। अपने नोट्स खुद बनाइए, जहां डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक और उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक और शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ की भी क्लासें आयोजित की जा रही। अगर आप क्लास के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एडीओ, एडीआई का टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। उसके लिए भी आप संस्था के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइएगा कैसा लग रहा है ये सीरीज, आपके कितने काम का है। इसका भी सामाजिक अंकेक्षण करिए, ठीक है, कि समाज के लिए कितनी उपयोगिता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियां। धारा 46 था, यहां धारा 47। धारा 47 के अंतर्गत जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में उल्लेख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक,
कौन कौन सी समिति होगी? सामान्य प्रशासन समिति, वहां मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्या है? बाय डिफॉल्ट समिति है। तो यहां भी ये बाय डिफॉल्ट है। इसका प्रमुख कौन होगा? पंचायत प्रमुख। कौन सा पंचायत बोल रहे हैं? जनपद और जिला। तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का सभापति, जिला पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का सभापति। पहला लाइन क्लियर? बाकी सभी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के बाय डिफॉल्ट सदस्य हो जाएंगे। तो यह समिति क्या बन गई? बाय डिफॉल्ट समिति। उसके बाद शिक्षा समिति, शिक्षा समिति का प्रमुख कौन? उप प्रमुख। तो जनपद पंचायत में उप प्रमुख कौन? जनपद पंचायत उपाध्यक्ष। जिला पंचायत में उप प्रमुख कौन? जिला पंचायत उपाध्यक्ष। बाय डिफॉल्ट सभापति शिक्षा समिति का। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट, एक महिला को रखना है, एक एसटी या एससी को रखना है, मतलब दो सदस्य यहां बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, एक महिला, एक एसटी या एससी। ऐसा नहीं एसटी एक रख लिए, एसटी एक रख लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति एक रख लिए, अनुसूचित जनजाति एक रख ली, ये नहीं, दोनों में से कोई एक को रखना है। ठीक है, जो समितियां ग्राम पंचायत में मिली हुई थी वही समिति को अपन क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार और संकर्म समिति, सहकारिता और उद्योग समिति, ये 5 समितियां होती है। ठीक है, मुख्य रूप से 5 समितियां होती है ना, और भी समिति बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है, इन 5 समितियों के अलावा कोई अतिरिक्त समिति का गठन करना चाहती है तो उन्हें कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर की स्वीकृति लेनी होगी। बाय डिफॉल्ट 5 समिति होती है, अगर 5 से अधिक आप बनाना चाहते हो तो आपको कलेक्टर से परमिशन लेके समिति बना सकते हो, और उस समिति को जो विषय देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, सामान्यतः 5 समिति है ना, कई जगह आपको 7 भी मिलेगा, है ना। 5 से 7 समितियां होती है। कितनी होती है? 5 से 7 समिति, लेकिन ये 5 तो बनी हुई है। अगर और आप बनाना चाहते हो, और समिति बनाना चाहते हो, तो कलेक्टर चाहे या अतिरिक्त कलेक्टर चाहे तो और समिति बना सकते हैं 7 तक। ठीक है, उसके बाद यदि जनपद पंचायत किसी एक समिति के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को किसी दूसरी समिति को देने के लिए जिला कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर की स्वीकृति लेनी होगी, है ना। अब मान लो ये 5 समिति है, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार और संकर्म समिति, सहकारिता और उद्योग समिति। अब एक बनाना चाहते हो आप वन समिति, अब एक बनाना चाहते हो वन समिति, तो कलेक्टर के अनुमोदन से वन समिति बना लो, और जो कृषि समिति में वन वाले हिस्से हैं उसको किसको दे दो? वन समिति को दे दो। ठीक है, अब आप एक बनाना चाहते हो महिला और बाल विकास समिति, तो शिक्षा समिति से कलेक्टर से पूछ के एक महिला और बाल विकास समिति बना लो, और शिक्षा में जो बाल विकास और महिला का चैप्टर है उसको उठा के किसको? महिला और बाल विकास समिति को दे दो। तो भैया समिति एक्स्ट्रा किसके नाम से बनेगी? समिति एक्स्ट्रा कलेक्टर के अनुमोदन से बनेगी, और समिति को एक्स्ट्रा विषय दिए भी किससे अनुमोदन से जाएंगे? कलेक्टर के ही या अतिरिक्त कलेक्टर के अनुमोदन से दिए जाएंगे। ठीक है, जिला पंचायत, इन 5 समिति के अलावा अन्य समिति के गठन के लिए उन्हें कलेक्टर की स्वीकृति लेनी होगी, है ना। इन समिति के अंतर्गत आने वाले विषय को किसी दूसरी समिति को देना है तो किसकी? कलेक्टर की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जिला पंचायत में कलेक्टर, जनपद पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। न्यूनतम 5, अधिकतम 7 समिति। ठीक है, जनपद पंचायत की स्थायी समिति की संरचना, सामान्य प्रशासन समिति, इसमें बता दिया डिफॉल्ट समिति है, पदेन कौन होगा? सभापति अध्यक्ष। शिक्षा समिति डिफॉल्ट है, पदेन कौन होगा? उपाध्यक्ष। कृषि समिति अपने में से एक को चुन लेंगे, संचार और संकर्म समिति अपने में से एक को सभापति चुन लेंगे, सहकारिता और उद्योग समिति अपने में से एक को सभापति चुन लेंगे। ठीक है, चलिए, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होते हैं, ये हमेशा पूछता है, लोग गलत भी करते हैं। सामान्य प्रशासन समिति जहां भी बोले वहां पंचायत प्रमुख को बाय डिफॉल्ट सभापति बना दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन समिति में सदस्य की बात जहां भी बोले, बाकी समितियों
सदस्यों के सभापति को सामान्य प्रशासन समिति का बाय डिफॉल्ट सदस्य बना दिया जाएगा। ठीक है। जनपद पंचायत को उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, बिल्कुल पढ़े। सामान्य प्रशासन समिति के अलावा अन्य स्थायी समिति में सदस्यों की संख्या मिनिमम 3 और अधिकतम 10 हो सकती है। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़ दो, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़ दो तो जनपद और जिला पंचायत में समिति में सदस्यों की संख्या मिनिमम 3 अधिकतम 10 हो सकती है। कोई एक निर्वाचित सदस्य सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अधिकतम कितनी समिति का सदस्य होगा, किंतु एक ही समिति का सभापति होगा। यहां पे वो डिजिट लिखना भूल गए, बता दे रहे हैं। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर कोई भी सदस्य अधिकतम 3 समिति का सदस्य हो सकता है। कितना? अधिकतम 3 समिति का सदस्य हो सकता है। लेकिन सभापति कितने का बनेगा? एक ही का बनेगा, ताकि अच्छे से काम कर सके, है ना। कोई एक निर्वाचित सदस्य सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अधिकतम 3 समिति का सदस्य हो सकता है, किंतु एक ही समिति का सभापति हो सकता है। ठीक है, सभापति में एक ही आएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। विधायक पदेन सदस्य सभी स्थायी समिति के पदेन सदस्य होंगे। सरपंच किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज बता दे रहा हूं, ग्राम पंचायत की गठन कैसे होता है। ठीक है, चलिए ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं, ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं। ठीक है, कौन होगा? सरपंच, ठीक है, और पंच। ठीक, ये पंच में से एक को क्या चुन लिया जाएगा? उप सरपंच। यहां कोई भी आदमी पदेन सदस्य नहीं होता ग्राम पंचायत में। बात समझ गए? ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं। जनपद में आ जाओ, जनपद में कौन कौन सदस्य होते हैं? निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं, निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, ये निर्वाचित में से एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये निर्वाचित में से एक क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए निर्वाचित में से। अब यहां पदेन सदस्य कौन होगा? विधायक। कौन होगा? विधायक। ठीक है, विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य होगा। इसकी कहानी समझ लो। जनपद पंचायत के क्षेत्र में अगर कोई विधायक का चुनाव क्षेत्र उस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो वो विधायक बाय डिफॉल्ट जनपद पंचायत का सदस्य बन जाता है। मान लो कोई एक विधायक है जिसके विधायकी क्षेत्र में जनपद पंचायत पड़ रहा है, पूर्णतः या आंशिक रूप से, वो विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा, क्योंकि उसके विधायकी क्षेत्र में जनपद पंचायत का क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, जनपद पंचायत गांव में ही होगा, पंचायती राज है। तो अगर कोई विधायक पूरी तरह शहरी क्षेत्र में है, उसके क्षेत्र में कोई भी गांव नहीं आ रहा है, कोई भी जनपद पंचायत का क्षेत्र उसके क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी जनता क्या है? शहरी है। और वो कहां का सदस्य बनेगा? नगर निगम का बनेगा। बात समझ में आ गई? अब विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य तो बन गया, तो इसको ये एडवांटेज है कि जनपद पंचायत के सभी समिति जो बनी है 5, जो एक्स्ट्रा बनेगी 7 तक, सभी समिति का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। ठीक है, यह बहुत बड़ी बात है। विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, वो जनपद पंचायत की सभी स्थायी समिति का भी पदेन सदस्य होगा। ठीक है, ये पदेन सदस्य हो गया। सरपंच भी पदेन सदस्य होते हैं जी, जनपद पंचायत के सरपंच भी पदेन सदस्य होते हैं। एक जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आएंगे, एक जनपद पंचायत की सीमा के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आएंगे, उस सभी ग्राम पंचायत के सभी सरपंचों में से 20% सरपंच 1 साल के लिए जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे, 1 साल बाद हट जाएंगे। 1 साल बाद अगले 20% सदस्य बनेंगे, कहां के? जनपद पंचायत के, हट जाएंगे। अगले साल फिर 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बनेंगे, हट जाएंगे। 5 साल में पूरे 100% को खत्म कर दिया जाएगा, कोई भी पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये हो गया। वापस चलते हैं। ठीक है,
अब आ गए विधायक जी। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है वो सभी स्थायी समिति का सदस्य होगा। सरपंच भी पदेन सदस्य होते हैं, कहां के? जनपद के, पर किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं बनेंगे क्योंकि 1 साल के लिए ही आए हैं। क्या करोगे? बना के। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। शिक्षा समिति, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष जो भी उप प्रमुख है शिक्षा समिति का पदेन सभापति होगा। शिक्षा समिति में एक महिला को लेना है और एक एसटी या एससी को लेना है। बात हो गई है। ठीक है, समिति के सभापति, सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होगा? पंचायत का प्रमुख होगा और बाकी सभी समिति के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, चलिए सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर, सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर बाकी समिति अपने निर्वाचित सदस्य में से क्या चुनेगी? सभापति चुनेगी। ठीक है, क्योंकि ये दो समिति के क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के निशेष प्रावधान, विशेष होगा ये, हमारे टाइपिंग लोग टाइपर जो हैं बहुत जबरदस्त है। विशेष प्रावधान, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, बाकी सभी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति में कोई भी सदस्य अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता। सर क्यों नहीं दे सकता? बाय डिफॉल्ट है। अगर उनको पद से हटाना है तो जो बाय डिफॉल्ट वाला पद है उससे हटाइए। सामान्य प्रशासन समिति में कोई भी सदस्य इस्तीफा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो सदस्यता बाय डिफॉल्ट मिली है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष को हटाना है तो आप जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाइए, वो बाय डिफॉल्ट हट जाएगा। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों को हटाना है तो बाकी जो सदस्य है उनको हटाइए, जो यहाँ पे आए हैं हट जाएगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है तो जिस पद में रहने के कारण यहाँ पे आए हैं वो पद से हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला देख लेते हैं। नोट, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति और शिक्षा समिति के सभापति अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बाय डिफॉल्ट है भैया। अगर उनको पद से हटाना है ना तो उनके मूल पद से हटा दो, वो इस पद से भी हट जाएंगे। सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर बाकी सभी समितियों के सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं। बाकी समिति के सभापति ये बोल सकते हैं मेरे को इस समिति का सभापति नहीं बनना है, मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। और किसको देंगे? जनपद पंचायत अध्यक्ष को। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्निंग बॉडी कौन है? जनपद पंचायत ही है ना। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर बाकी समितियों के सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी समिति को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कौन होते हैं? बाकी सभी समिति के सभापति। तो भैया वो समिति को तो हटा ही दो, वो तो बाय डिफॉल्ट है। अब बाकी समिति के सभापति के बाकी समिति के जो सदस्य हैं, बाकी समिति के जो सदस्य हैं, अगर उनको अपनी समिति से इस्तीफा देना है तो डायरेक्ट जाके जनपद पंचायत अध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति 2 विषय विशेषज्ञ को समिति में क्या कर सकती है? बुला सकती है, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। सेम टू सेम नियम। अगर समिति से संबंधित ज्ञान रखने वाले 2 विशेषज्ञ को आप बैठक में बुला लो भैया, उनसे पूछ लो, राय मशवरा कर लो, मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। जब वोटिंग होगा तो वो आदमी वोट नहीं डालेगा जो राय देने आया है। क्यों? क्योंकि वो सदस्य है ही नहीं, वो सिर्फ राय देने आया है ना। प्रत्येक स्थायी समिति के सम्मेलन के लिए शासकीय अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। उन लोग भी सिर्फ राय देंगे, वोट नहीं दे सकते। आपके विधानसभा, ग्राम पंचायत, संसद में अगर कोई आदमी जो शपथ नहीं लिया है, सदस्यता नहीं लिया और बैठक में भाग लेगा ना तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। आपको अगर वोट देना है ना, वोट देना है, काम में भाग लेना है तो आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो भैया यहां पे अधिकतम 2 सदस्य कौन होते हैं? विषय विशेषज्ञ। सरकारी आदमी कितने आएंगे नहीं पता, लेकिन उनको बुला सकते हैं, वोट नहीं दे पाएंगे। जिला पंचायत की स्थायी समितियों की संरचना, सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है, शिक्षा समिति, कृषि समिति, संचार संकर्म समिति, सहकारिता उद्योग समिति। सामान्य प्रशासन समिति पदेन सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, जिला पंचायत की प्रत्येक समिति में है ना मिनिमम 3, ये किसका हो गया जी? जिला आ गया, सॉरी, जिला पंचायत की समिति कौन कौन सी होगी? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, संचार संकर्म समिति, सहकारिता उद्योग समिति। मैं अभी भी बोल रहा हूं 5 समितियां होती है, 7 समिति तक बना सकते हैं। नई समिति बनाना चाहते हो कलेक्टर से पूछ लो, जिला पंचायत के लिए वो बोलेगा बना लो, बना लेना। जो भी और विषय देने हैं उस समिति को कलेक्टर को बता दो, हम ये विषय उसको हस्तांतरित कर रहे हैं, दे देगा।
ठीक है, तो भैया 5 समिति होती है, 7 तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये समिति से पढ़ लिए। सामान्य प्रशासन समिति पदेन सभापति अध्यक्ष, शिक्षा समिति में उपाध्यक्ष। यहां भी मिनिमम कितने सदस्य होंगे? 3, मैक्सिमम कितने होंगे? 10। आपके पंचायत में कितने होते थे? मैक्सिमम सदस्य 4 होते थे। एक आदमी 2 समिति का सदस्य बनता था, यहां एक आदमी 3 समिति का सदस्य बन सकता है। एक निर्वाचित सदस्य अधिकतम कितनी समिति? 3 समिति का सदस्य बन सकता है, परंतु वह किसी एक ही समिति का सभापति होगा। 3 समिति का सभापति बना दो, तीनों समिति की बैठक नहीं करा पाएगा वो। इधर देखे, उधर देखे, उधर देखे, किधर देखे, कहीं नहीं देख पाएगा। इसीलिए सदस्य 3 का बन सकता है, सभापति 1 ही का बनेगा। ठीक है, पदेन सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, वह जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, चलो मैं तुमको जिला पंचायत की भी संरचना बता देता हूं। ठीक है ना। अब होगा जिला पंचायत। जिला पंचायत में सबसे पहले सदस्य आएंगे कौन से? निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं। ठीक है, इसी में से एक को क्या बोल दोगे? अध्यक्ष बना दोगे। इसी में से एक को क्या बना दोगे? उपाध्यक्ष बना दोगे। ठीक है, उसके बाद कौन? विधायक। कौन? विधायक। विधायक भी इसका पदेन सदस्य होगा। कैसे होगा? अगर विधायक के उस विधायकी क्षेत्र में जिला पंचायत का क्षेत्र आता है पूर्णतः या आंशिक, अगर विधायक के विधायकी क्षेत्र में जिला पंचायत का क्षेत्र आता है पूर्णतः या आंशिक, तो वो विधायक जिला पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सदस्य भी इसका पदेन सदस्य रहेगा। लोकसभा सदस्य के संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा सदस्य के संसदीय क्षेत्र में अगर वो जिला पंचायत पूर्णतः या आंशिक आता है ना, लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में वो जिला पंचायत पूर्णतः या आंशिक आता है, तो वो लोकसभा सदस्य भी जिला पंचायत का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा सदस्य, यहां कहानी चेंज हो जाएगी। एक राज्यसभा सदस्य जिसका नाम पंचायत के निर्वाचन सूची में है। ठीक है, एक राज्यसभा सदस्य जिसका नाम पंचायत के निर्वाचन सूची में है, किसी गांव के मतदाता सूची में है, किसी जनपद पंचायत के मतदाता सूची में, किसी जिला पंचायत के मतदाता सूची में है, तो मतलब वो गांव का निवासी है। अब वो गांव का निवासी है तो वो जिला पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा। इसको समझिए, यहां तो लोकसभा क्षेत्र में आना चाहिए, फंसना चाहिए बोल रहा है, लेकिन भैया इसका तो कोई क्षेत्र होता नहीं है, ये तो पूरे राज्य वाइज सीट बटी है। तो मान लो अगर कोई राज्यसभा सदस्य है, उसका नाम किसी गांव के मतदाता सूची में है, तो वो किसका? जिला पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा। ठीक है, विधायक एकमात्र ऐसा आदमी है जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों का सदस्य होता है। ठीक है, इसमें एक और पदेन सदस्य आएगा। कौन? जनपद अध्यक्ष। कौन? जनपद अध्यक्ष। एक जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी जनपद पंचायत आते हैं, एक जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी जनपद पंचायत आते हैं, उसके पूरे अध्यक्ष, यहां 20% 30% नहीं चलेगा, उसके पूरे अध्यक्ष किसके? जनपद पंचायत के पूरे अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो जाएंगे। अब इसमें बताता हूं, जनपद पंचायत का कोई भी अध्यक्ष स्थायी समिति का सदस्य नहीं होगा। जिला पंचायत में जो पदेन सदस्य है जनपद पंचायत, उसका कोई भी अध्यक्ष स्थायी समिति का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा का सदस्य केवल 2 स्थायी समिति का सदस्य होगा। लोकसभा सदस्य जो बाय डिफॉल्ट जिला पंचायत में आया है, केवल 2 स्थायी समिति का सदस्य होगा, वो भी अपने मन पसंद से। ये भी केवल 2 समिति का सदस्य होगा, वो भी अपने मन पसंद से। विधायक भी केवल 2 समिति का सदस्य होगा, पर अपने मन पसंद से नहीं। ठीक है, बाकी लोग तो रहेंगे ही। ये शिक्षा समिति का सभापति बन जाएगा, ये सामान्य प्रशासन समिति का सभापति बन जाएगा। याद रखिए, जनपद पंचायत में जो अध्यक्ष हैं जनपद पंचायत के, वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य बनते हैं, पूरे अध्यक्ष, पर इनको किसी भी स्थायी समिति में जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है, राज्यसभा सदस्य हो या लोकसभा सदस्य, जिसको बोलेंगे संसद सदस्य, वो
जिला पंचायत की 2 स्थायी समिति में सदस्य होंगे पदेन पर अपने मनपसंद से। विधायक भी इसका पदेन सदस्य होता है। विधायक भी 2 स्थायी समिति में सदस्य होगा पदेन पर मनपसंद से नहीं। उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति, अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का सभापति। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस चलते। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो जिला पंचायत के जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के किसी भी समिति में सदस्य नहीं होंगे। सेम ऐसी जनपद पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते थे? सरपंच। उन लोग भी सदस्य नहीं बनते थे स्थायी समिति के। तो ठीक है, सरपंच लोग जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होते थे, उन लोग भी नहीं बनते थे। जनपद वाला जिला में पदेन सदस्य है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक, सांसद लोकसभा या राज्यसभा का हो जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, वो अपनी इच्छा के अनुसार किन्हीं 2 समिति, इच्छा के अनुसार, ये बड़े लोग हैं, इनको मन का करने का दिया जाएगा, ये अपनी मन के अनुसार 2 समिति के सदस्य होंगे। विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है वो भी 2 समिति का सदस्य होगा। ठीक है, विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है वह किस समिति के सदस्य होंगे, या जिला पंचायत तय करेगी। ठीक है, और एक विधायक कितनी समिति का? 2 समिति का सदस्य बन सकता है। यहां डिफरेंस है, ये मन से बनेंगे, यहां डिफरेंस है, इसमें जिसको बनाया उसमें बनना पड़ेगा। जिला पंचायत के किसी भी समिति में विधायक की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। जिला पंचायत में किसी भी समिति में विधायक की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। एक बात याद रख लेना दोस्तों, जितने भी पदेन सदस्य हैं वो केवल सदस्य ही बनेंगे स्थायी समिति में, सभापति नहीं बन सकते। जितने भी पदेन सदस्य है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में तो पदेन होते ही नहीं है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में जो पदेन सदस्य है वो स्थायी समिति के केवल सदस्य बनेंगे, सभापति नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। शिक्षा समिति के विशेष प्रावधान, शिक्षा समिति में पदेन सदस्य उपाध्यक्ष, जिला पंचायत क्या होगा? सभापति होगा। ठीक है, एक शिक्षा समिति में एक महिला होगी और एक एसटी या एससी होगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति में पदेन अध्यक्ष कौन होगा? प्रमुख होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। अन्य सभी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के क्या बन जाएंगे? सदस्य होंगे, वो भी पदेन। ठीक है, और पदेन लोग इस्तीफा नहीं दे सकते। पदेन लोग को अगर हटना है तो जो पद के थ्रू यहां पे आए हो उस पद से हट जाओ, जो मुख्य पद है उससे हट जाओ, यहां से भी हट जाओगे। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति शिक्षा समिति के सभापति अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते क्योंकि पदेन है। ठीक है, अन्य सभी समिति के सभापति जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अन्य सभी समिति के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को क्या दे देंगे? अपना त्यागपत्र। किससे? समिति से संबंधित त्यागपत्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया उन लोग चुने हुए सदस्य हैं समिति में भी, लेकिन सामान्य प्रशासन समिति में सदस्य कहां से आते हैं? बाकी सभी समितियों के सभापति को सदस्य बना देते हैं और जो अध्यक्ष है उसको अध्यक्ष बना देते हैं, सभापति। तो ये तो बाय डिफॉल्ट बनी है ना। अगर इनको हटाना है तो इनको इनके मुख्य पद से हटा दो, ये समिति के पद से भी हट जाएंगे। ठीक है, जिला पंचायत की स्थायी समिति के सम्मेलन में 2 विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है जो विषय का ज्ञान रखते हो। ये बोल सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। शासकीय अधिकारी को भी बुलाया जा सकता है, कितने को बुलाएंगे नहीं पता। इन लोग भी बोल सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। नोट, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के सभापति के अलावा और किसी समिति के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, जनपद और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के सभापति के अलावा और किसी समिति के सभापति नहीं बन सकते। कोई भी आदमी एक ही समिति का सभापति रहेगा, सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, पर इन लोग सदस्य भी नहीं रहेंगे ना, इन लोग बाय डिफॉल्ट आए हैं। ठीक है, चलिए समितियों के कार्य। सामान्य प्रशासन समिति वापस बता दिया, पूरा मैनेजमेंट देखना है, पूरा अकाउंटिंग देखना है। सामान्य प्रशासन समिति जनपद या जिला पंचायत की स्थापना और सेवा, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ये यूनिक है, ये एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, पूरा अकाउंटिंग का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद वो विषय जो किसी अन्य समिति के पास नहीं है वो काम करेगी। पूरा मैनेजमेंट, बजट, लेखा, कराधान, ये सब देखेगी, मैनेजमेंट करेगी, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का काम करेगी। ठीक है, ठीक, यहां तक हो गया। इसमें एक और लिख लो, क्या? इसमें एक और आएगा, श्रम एवं जनशक्ति योजना। ये पूछा गया है, श्रम एवं जनशक्ति योजना, ये भी सामान्य प्रशासन समिति में है। श्रम एवं जनशक्ति योजना,
ठीक है, ये भी सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आएगा। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, पूरा मैनेजमेंट का काम करेगी, है ना, पूरा अकाउंटिंग का काम देखेगी, और जो विषय जो किसी अन्य कंपनी अन्य समिति को ना दिए गए हों। कृषि समिति देख लो, कृषि से संबंधित काम करेगी, कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कौन सा? जो कृषि के लिए है ना, कृषिकरण, जिसमें मृदा संरक्षण, समोच्च बंधान, है ना, ये पूछा जाता है, समोच्च बंधान, ये जमीन से संबंधित कुछ होगा, समोच्च बंधान, ठीक है ना। कंटूर बंडिंग सम्मिलित है के लिए मत्स्य पालन, कंपोस्ट खाद बनाने, बीज वितरण और कृषि एवं पशुधन विकास से संबंधित अन्य विषयों के लिए पूरा कृषि और पशुपालन से संबंधित काम करेगा। ठीक है, इसमें ये जो विद्युत शक्ति है ये सिंचाई के लिए विद्युत शक्ति है। ठीक है, विद्युत शक्ति पूछता है कृषि समिति लगाना। समोच्च बंधान, कंटूर बंधान मतलब खेतों को बांधना। ठीक है, ये सब काम कौन करेगा? कृषि समिति। शिक्षा समिति, शिक्षा के लिए और आपदा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, ग्राम पंचायत में आपदाओं और विपदाओं से निपटने के लिए योजना जनपद पंचायत स्तर पर बनाई जाएगी, और जनपद पंचायत स्तर पर भी कौन काम करेगा? शिक्षा समिति काम करेगी। किसके लिए? आपदाओं और परेशानी के लिए। एक स्टूडेंट ने कहा ये जो है किसमें एक्ट में दिया हुआ है? सामान्य प्रशासन समिति के में। ये पूरे विषय सामान्य प्रशासन समिति के में लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन नीचे लिखेगा उपधारा 2 के तहत सामान्य प्रशासन समिति कलेक्टर के अनुमोदन से अपने विषय अन्य समितियों को दे सकती है। तो आपदा से निपटने वाले पूरे विषय किस में आ गए? शिक्षा समिति में आ गए। अब शिक्षा समिति शिक्षा और समाज कल्याण का काम तो करेगी ही करेगी, लेकिन आपदा से निपटने वाले पूरे काम करेगी। जैसे शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित है, निःशक्तों तथा निराश्रितों के लिए सामाजिक कल्याण हो गया, महिला एवं शिशु कल्याण हो गया, अस्पृश्यता निवारण, ये भी सामाजिक कार्यक्रम है। अब यहां से पूरा विपदा चालू होगा, पूरा इमरजेंसी वाला काम यही पूछता है दोस्तों। बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब भी क्या होता है? अकाल, टिड्डी दल, है ना, अन्य ऐसी आपत्तिक स्थितियों से उत्पन्न वाली आपदाओं, अन्य ऐसी प्राकृतिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत के लिए, है ना, क्या करेगी? काम करेगी। कौन? शिक्षा समिति। फिर से बोल रहा हूं, पंचायत, ग्राम पंचायत में आपदा से निपटने के लिए योजना जनपद पंचायत स्तर पर बनेगी और काम करेगी शिक्षा समिति। अब देखो, मद त्याग सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक चेतना जगाना है, दारू वारू छोड़ दो, गुटखा पानी छोड़ दो। मद निषेध, ये भी वही है, नशा पानी छोड़ो। स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिम जाति हरिजन कल्याण, ये समाज कल्याण है। तो भैया शिक्षा समिति शिक्षा से, समाज कल्याण से और आपदा से निपटने का काम करेगी। ये आपदा पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, टिड्डी दल से कौन निपटता है? शिक्षा समिति, है ना। सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि से कौन निपटेगा? शिक्षा समिति। ठीक है, चलिए, संचार और संकर्म समिति, है ना, संचार और संकर्म समिति। ठीक है, संकर्म मतलब होता है निर्माण कार्य, और संचार मतलब कनेक्शन बनाना। अब रोड बना रहे हो, रोड भी क्या है? संचार का साधन। पानी निकासी, नाली बना रहे हो, संचार का साधन। तो संचार, लघु सिंचाई किस में आएगा? लघु सिंचाई आएगा संचार और संकर्म समिति में, है ना। ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण जल प्रदाय, है ना, जल निकासी, नाली और रोड बनाना, नाली और रोड बनाना, ये किस में आएगा? ये आएगा आपका संचार और संकर्म समिति में। जल प्रदाय भी, नल का कनेक्शन देना भी संचार संकर्म समिति में, नाली बनाना भी संचार संकर्म समिति में, रोड बनाना भी और लाइटिंग व्यवस्था भी, ये सब संचार और संकर्म समिति में आएंगे। ठीक है, सहकारिता और उद्योग समिति, सहकारिता, मितव्ययिता, अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार, सांख्यिकी के लिए उपधारा में निर्दिष्ट 5 स्थायी समितियों के अतिरिक्त जनपद पंचायत, जिला पंचायत प्राधिकारी के अनुमोदन से किन्हीं अन्य समितियों के लिए जो उक्त उपधारा में निर्दिष्ट नहीं है, एक या अधिक समितियों का गठन कर सकेगी। इसमें बोल रहा है 5 समिति के अतिरिक्त अलग से समिति आप बना सकते हो कलेक्टर के अनुमोदन से। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी समिति को सौंपे गए विषय, यही मैं बता रहा हूं, किसी समिति को सौंपे गए विषय को अन्य समिति को आप ट्रांसफर कर सकते हो कि ये विषय पर वो समिति काम करेगी, और इसके लिए भी आपको किसका? कलेक्टर का विहित प्राधिकारी लिखा है, कलेक्टर का अनुमोदन चाहिए। अब मान लो शिक्षा समिति आपदा वाले अपने विषय को बता रहा हूं, सामान्य प्रशासन समिति को निपटना है आपदा से, मैनेजमेंट समिति वही है, पर सामान्य प्रशासन समिति ये आपदा वाले विषय को किसको दे दी? शिक्षा समिति को। कैसे दी होगी? ये इस धारा के अधीन,
कोई समिति अपने सामान्य प्रशासन समिति कोई समिति को या कोई समिति अपने विषय को दूसरे समिति को हस्तांतरित कर सकती है जनपद और जिला पंचायत क्षेत्र में, बशर्ते उसको अधिकारी से अनुमोदन लेना पड़ेगा। और 5 समिति बनती है, अधिकतम 7 समिति आप बना सकते हो, उसके लिए भी अधिकारी से अनुमोदन लेना पड़ेगा, है ना। जनपद पंचायत के लिए कौन है? कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर अधिकारी है, और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर अधिकारी है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। सहकारिता और उद्योग समिति, सहकारिता मतलब वही जो 2 लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सहकारिता, सहकारिता, है ना। मितवयिता ये पूछता है, मितवयिता किस में आता है? सहकारिता और उद्योग समिति में, बाकी उद्योग वाले आ जाएंगे। ठीक है, संचार और संकर्म समिति में नाली, रोड, ये सब व्यवस्था जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है वो व्यवस्था आएगी, लघु सिंचाई आएगा। ठीक, चलिए उसके बाद जनपद जिला पंचायत की समितियों का सम्मेलन, समितियों का सम्मेलन प्रत्येक माह में कितने बार होगा? कम से कम 1 बार होगा। ठीक है ना। समितियों के सम्मेलन की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? 3 दिन पहले दी जाएगी। कहां? जनपद पंचायत जिला पंचायत में चस्पा करके। ठीक है, न्यूनतम 3 दिन पहले और अधिकतम कितने दिन पहले दी जाएगी? 5 दिन पहले। ग्राम पंचायत में कितने दिन पहले था? 3 दिन पहले। यहां न्यूनतम 3 दिन पहले और अधिकतम कितने दिन पहले? 5 दिन पहले दी जाएगी। ठीक है, कि इस दिन बैठक है भैया, आ जाना। समितियों का विशेष सम्मेलन, अब मान लो अगर सभापति, यहां भी सभापति क्या करेगा? सम्मेलन बुलाएगा, अध्यक्षता प्रमुख करेगा। ठीक है, यदि किसी समिति में कम से कम 3 सदस्य लिखित मांग करे तो समिति के सभापति द्वारा 10 दिन के भीतर विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। महीने में 1 बार बैठक तो करना ही करना है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया कि महीने की बैठक 1 बार हो चुकी है, दोबारा अगले महीने में होगी, लेकिन कुछ ऐसा काम आ गया कि विशेष सम्मेलन, अपने को अर्जेंट में सम्मेलन बुलाना है, तो 3 सदस्य अगर लिख के, ठीक है, 3 सदस्य अगर लिख के मांग करेंगे तो 10 दिन के भीतर सभापति द्वारा क्या? विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, सभापति द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो जनपद और जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या करेगा? सम्मेलन बुलाएगा। अब मान लो शिक्षा समिति का महीने का बैठक हो गया, कुछ ऐसा विपदा आ गया कि शिक्षा समिति की फिर से बैठक करानी है, तो 3 सदस्य लोग अगर लिखित आवेदन देंगे तो सभापति बैठक बुलाएगा। अगर नहीं बुलाया सभापति बैठक तो उसके बदले मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुला लेगा बैठक। ठीक है, समिति सदस्यों की पदावधि जनपद और जिला पंचायत के पदावधि के समान होगी। पूरी समिति, चाहे ग्राम पंचायत में हो, जनपद पंचायत में हो, जिला पंचायत में हो, है ना, समिति का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के बराबर ही होगा। ठीक है, और सदस्यों का कार्यकाल भी ग्राम पंचायत के कार्यकाल के बराबर ही होगा, है ना। स्थायी समिति के सम्मेलन के लिए गण पूर्ति, स्थायी समिति के सम्मेलन के लिए गण पूर्ति सभापति को जोड़ते हुए तत्सम समिति का गठन करने वाले आधे सदस्यों से सभापति को मिला के गण पूर्ति, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, गण पूर्ति कितनी होगी? 50% या 1/2। ठीक है ना। गण पूर्ति में विधायक और सांसद के सदस्यों को भी गिना जाएगा, क्योंकि उन लोग भी क्या है? सदस्य है। गणपूर्ति में विधायक और संसद के सदस्यों को भी गिना जाएगा, जितने सदस्य हैं उसमें से आधे आने चाहिए सभापति को मिलाकर। ठीक है, अब मैं बता दूं, एक विधायक और एक सांसद, ठीक है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए एक विधायक और सांसद अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, वो अपने बदले अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, ग्राम पंचायत की भी बैठक में और समिति की भी बैठक में। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों, ये दोनों अपने क्या पर नियुक्त कर सकते हैं? प्रतिनिधि। क्यों? मान लो जब समिति की बैठक हो रही है तो ये विधानसभा में बैठा है और ये दिल्ली में बैठा है लोकसभा में, तो ये तो आएगा नहीं, तो इन लोग अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए समिति के सम्मेलन का सभापति, प्रत्येक समिति के सभापति अपनी अपनी समिति की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पे सभापति की अनुपस्थिति में समिति के सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी भी एक को चुन लेंगे। जैसे ग्राम पंचायत में सभी स्थायी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। ग्राम पंचायत में सभी स्थायी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। जनपद और जिला पंचायत में सभी स्थायी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? समिति का सभापति ही करेगा। यहां ये चीज बदल जाता है। ठीक है, याद रखिए प्रत्येक समिति के सभापति अपनी अपनी समिति की अध्यक्षता करेंगे बैठक में, है ना। सभापति की अनुपस्थिति में अपने में से समिति के सदस्य अपने में से किसी एक को चुनेंगे, उसी बैठक के लिए क्या? अध्यक्ष। ठीक है, चलिए किया जाने वाले काम, ऐसा विषय जो एक से अधिक स्थायी समिति के अंतर्गत आता है तो उस समिति का निर्णय जनपद या जिला पंचायत द्वारा लिया जाएगा। देखिए मान लो कोई विषय है
उस पर एक समिति काम कर रही है और वो विषय दूसरी समिति के भी कार्य क्षेत्र में आ रहा है, तो दोनों का निर्णय क्लैश होगा, दोनों का एजेंडा क्लैश होगा। तो ऐसे में उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? जनपद या जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में भी यही होगा, दो समिति का विषय अगर एक हो गया और दोनों समिति आपस में उस विषय पर काम करना चाह रही है, विवाद हो रहा है, तो उस विषय पर अंतिम निर्णय कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। जो पंचायत है, जहां की समिति है, वही करेगा। ठीक है। स्थायी समिति के सम्मेलन के लिए सचिव सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर जनपद व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा चुना गया व्यक्ति स्थायी समिति का सचिव होगा। यहां सचिव कौन चुनेगा? जनपद और जिला पंचायत का कार्यपालन अधिकारी चुनेगा। जनपद और जिला पंचायत का कार्यपालन अधिकारी केवल बाय डिफॉल्ट सामान्य प्रशासन समिति का सचिव करेगा और सचिव रहेगा। बाकी समिति के लिए यह किसी आदमी को सचिव चुन लेगा। जनपद और जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होगा और बाकी समिति के लिए किसी अन्य आदमी को सचिव नियुक्त कर देगा। ठीक है। बहुमत द्वारा प्रश्नों का निर्णय, है ना। समिति की बैठक में अगर किसी विषय पर वोट देना है तो बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जो ज्यादा लोग बोलेंगे वही होगा। अगर दोनों में वोटिंग समान हो गया तो जो अध्यक्षता कर रहा है वो वाला आदमी निर्णायक मत देगा। सामान्य परिस्थिति में अध्यक्षता करने वाला आदमी वोट नहीं देता, केवल जब ड्रॉ हो जाता है तो निर्णायक मत देता है। ठीक है। जनपद, ग्राम, जनपद, जिला पंचायत तथा ग्राम सभा के सम्मेलन में की जाने वाली कार्रवाई सचिव या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा देवनागरी लिपि हिंदी में लिखी जाएगी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति, जनपद पंचायत की स्थायी समिति, जिला पंचायत की स्थायी समिति। जो भी आदमी सचिव हो, जो भी, वो पूरी बैठक को रजिस्टर में लिखेगा, उपस्थित सदस्यों के सिग्नेचर करेगा, लास्ट में बैठक करने वाले आदमी का सिग्नेचर लेगा, अध्यक्षता करने वाले आदमी का भी सिग्नेचर लेगा। पूरा काम किस में लिखेगा? हिंदी में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? हिंदी में। इसीलिए मैं क्या बोला, सचिव बाबू आदमी होता है, पूरा लिखा पढ़ी करता है। धारा 47 का समिति के सदस्यों का त्याग पत्र सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर किसी स्थायी समिति का सभापति अपना त्याग पत्र उस पंचायत के प्रमुख को दे देगा। जैसे जनपद में जनपद अध्यक्ष, जिला में जिला अध्यक्ष, है ना। त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा दिए गए तारीख से प्रभावशील हो जाएगा। त्याग पत्र की भी बात हो गई। ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट बने हैं उन लोग बस त्याग पत्र नहीं देंगे, बाकी लोग त्याग पत्र देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उस पंचायत के प्रमुख को आपको देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में आपको सरपंच को, जनपद में जनपद अध्यक्ष को, जिला में जिला अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका स्थायी समिति का प्रमुख जो था, पूरा अपन पढ़ लिए। स्थायी समिति का क्विक रिवीजन। ठीक है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, कितनी समझ में आई? हालांकि अपन स्पीड पढ़े हैं, लेकिन जहां पे जोर देना था अपन ने बिल्कुल रुक के वहां पे डिस्कशन किया हुआ है। पूरा अच्छे से मैंने बता दिया है। जैसा नाम होता है वैसी समिति का काम भी होता है। ठीक है। 5 समिति बनेगी जनपद और जिला में। 5 से ज्यादा बनाना है तो आप बना सकते हो अनुमोदन से। अगर किसी एक समिति के विषय को दूसरे समिति को देना चाहते हो तो अनुमोदन से करा सकते हो। बिल्कुल वही चीजें है, बाकी मैंने बता दी है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कोई भी एक अच्छा टॉपिक आप बताइएगा जिसपे अपन क्विक रिवीजन कर सके। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।